हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड इन दिस सीरीज वेयर वी आर लर्निंग गोलैंग। पिछले वीडियो में हमने देखा कि वो क्या फैक्ट्स एंड फीचर्स हैं जो इस लैंग्वेज को स्पेशल बनाते हैं। साथ ही हमने डिस्कस किया कि क्यों कंपनीज के लिए एक लैंग्वेज ऑफ चॉइस है व्हेन इट कम्स टू स्केल एंड सिंप्लिसिटी। हमने ये भी देखा कि गोलैंग को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एक स्टेप आगे जाएंगे। हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कैसे आप उसे गो प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। हम ये भी जानेंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फ़र्क होता है, कंपाइल्ड लैंग्वेजेस क्या होती है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस क्या होती है। सो इफ़ यू आर एक्साइटेड टू लर्न ऑल दैट, प्लीज़ कीप वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब सो दैट यू गेट notifications for the new videos and also share with your friends. So let's begin. तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझना ज़रूरी है। जब आप कहते हैं वर्ड कंप्यूटर एट इट्स कोर इज़ जस्ट अ प्रोसेसर। वो इंटेल का प्रोसेसर, M3 चिप, M2 चिप, कुछ भी हो, लेकिन वो जस्ट एक प्रोसेसर होता है। वही कंप्यूटर का ब्रेन होता है। एंड इट कैन ओनली अंडरस्टैंड करंट्स, इट कैनॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, इट कैनॉट इवन अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी, सी शार्प। वो एक्चुअली नहीं समझ पाता है, वो बस करंट समझ पाता है और वो करंट्स उसे प्रोवाइड करते हैं हम बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म यानी 0101। अब यही इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है मशीन कोड। इन बाइनरी इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड कहा जाता है, जो कि प्रोसेसर रन करता है, एग्जीक्यूट करता है। अब कोई भी लैंग्वेज हो, भले ही वो जावास्क्रिप्ट हो, भले ही वो गोलैंग हो, सी शार्प हो, सी हो, उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करना ज़रूरी है ताकि वो प्रोसेसर पे रन हो सके। अब बात आ जाती है कंपाइल्ड लैंग्वेजेस और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस की। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस क्या होते हैं। जब आप एग्जांपल देख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी, ये सब इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं। अब ये काम कैसे करती है? अगर आपका कोई भी कोड है, इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो कि उस लैंग्वेज के रन टाइम में होता है। जैसे जावास्क्रिप्ट के लिए इंटरप्रेटर Node.js रन टाइम प्रोवाइड करता है। अब इंटरप्रेटर का काम होता है लाइन बाय लाइन आपके कोड को रीड करना और उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करना और उसे प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट करना। मतलब हर एक लाइन का एक अलग स्टेप है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे ये सिंटैक्स पे मत जाइए, बिकॉज ये ना जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है ना पाइथन का है। ये आई गेस रूबी का है, आई डोंट नो रूबी सिंटैक्स। बट यहाँ पे आपने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, तीसरा वेरिएबल सी है जो दोनों का सम है, एंड देन यू आर प्रिंटिंग इट आउट। अब इंटरप्रेटर का काम है कि वो पहले लाइन पे जाएगा A=1, उसे रीड करेगा, उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और उसे एग्जीक्यूट करेगा। फिर वो दूसरे लाइन को पे जाएगा एंड देन इट रिपीट्स द प्रोसेस। अब कंपाइल्ड लैंग्वेजेस इससे अलग होती है कैसे, वो देख लेते हैं। कंपाइल्ड लैंग्वेजेस पूरे प्रोग्राम को कंपाइलर के थ्रू मशीन कोड में कन्वर्ट कर देती है। इसमें कोई इंटरमीडिएट स्टेप्स नहीं होते जैसे कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में होते हैं। ना ही वो लाइन बाय लाइन रीड करता है, वो पूरे प्रोग्राम को ही एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम प्रोसेसर पे डायरेक्टली रन कर सकते हैं। तो इस वजह से कंपाइल्ड लैंग्वेजेस बहुत ही फास्ट हो सकती है, और गोलैंग भी एक कंपाइल्ड लैंग्वेज का एग्जांपल है। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस से क्यों फास्ट होती है ये आप समझ जाएंगे, क्योंकि हर एक लाइन को रीड करना, लाइन बाय लाइन रीड करना और उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना और एग्जीक्यूट करना, दिस इज ऑब्वियसली अ स्लोअर प्रोसेस देन कन्वर्टिंग द होल फाइल एंड देन रनिंग इट इन अ प्रोसेसर। अब दोनों के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज एंड कॉन्स ऐसे हैं कि कंपाइल्ड लैंग्वेजेस ज़्यादा फास्ट है, आपको हर एक लाइन को रीड नहीं करना है, हर एक लाइन को ट्रांसफॉर्म नहीं करना है। और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस क्यों प्रेफर करते हैं लोग, किन किन रीज़न की वजह से, क्या इसके प्रोज हैं, वो ये है कि आप सबसे पहले तो ये पोर्टेबल होती है। आपका कोई भी कोड है, आपने जावास्क्रिप्ट कोड देखा होगा, तो आप उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करते हो, तो अगर आप कहीं पे डिप्लॉय कर रहे हो तो एक्चुअली में आपका कोड वहाँ पे पोर्ट होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वेबसाइट बना के दूँ जावास्क्रिप्ट पे, तो आप उसका एक्चुअल कोड देख पाएंगे। लेकिन गोलैंग ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट होती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है .exe फाइल। अगर आपने विंडोज़ के प्रोग्राम रन किए होंगे तो उसमें आपने .exe देखा होगा। वो होती है .exe फाइल में कन्वर्ट। इसकी वजह से वो पोर्टेबल और रीडेबल तो नहीं होती, लेकिन वो फास्ट होती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर है तो कंपाइलर रन करने से पहले ही वो सारे एरर डिटेक्ट कर लेगा। आपको रन टाइम में कोई एरर नहीं आएगा। जैसे आप अगर आपने वेब डेवलपमेंट किया है, आपने CI/CD पाइपलाइंस देखी है, तो
प्रोडक्शन पे डिप्लॉय होने के बाद भी कुछ एरर्स आ सकते हैं, कुछ टाइप रिलेटेड एरर्स आ सकते हैं, कुछ वैल्यू रिलेटेड एरर्स आ सकते हैं, क्योंकि कोई कंपाइलर नहीं है जो पहले से ही उसे बंडल कर रहा है मशीन कोड में। बट यहाँ पे केस अलग है, यहाँ पे कंपाइलर आपका पहले ही एरर डिटेक्ट कर लेगा और सब कुछ सारे एरर सॉल्व करने के बाद ही आप उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करके शिप करोगे, मतलब प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करोगे। तो इस वजह से इसे प्रेफर किया जाता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का एक और फ़ायदा है ओवर कंपाइल्ड लैंग्वेज, दैट इट इज़ ईजी टू डिबग। फॉर एग्जांपल अगर आपने वेब डेवलपमेंट में कभी भी किया होगा तो आपने डिबगर देखा होगा। जब आप सोर्सेज में जाते हो तो आप फाइल में डिबगर लगा के चेक करते हो कि प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। एरर पकड़ना ऐसे इजी हो जाता है कि आपको पता होता है कि अच्छा हम अभी इस स्टेज पे इस लाइन पे हैं, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, बिकॉज प्रोग्राम को कोड की नॉलेज होती है। योर प्रोग्राम इज अवेयर अबाउट द कोड, द सिंटैक्स ऑफ द कोड। बट कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता, इट्स ऑल जस्ट बाइनरी, एट इट्स कोर इट्स जस्ट बाइनरी। तो आप उसे डिबग इजीली नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप एरर टाइम पे कैच कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। एंड स्पीड इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग हेयर विद कंपाइल्ड लैंग्वेजेस, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोग्राम एक बार में ही बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप ये समझ चुके हैं तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में प्रोग्राम रन कैसे होता है। यहाँ पे हमारे पास दो फाइल्स ओपन है। एक है एक जावास्क्रिप्ट फाइल index.js और एक है एक golang फाइल विच इज़ main.go। दोनों ही प्रोग्राम अगर आप देख सकते हो तो एक ही चीज़ कर रहे हैं, a equals to 1, b equals to 1, c equals to a plus b and then we are printing c। यहाँ पर भी हम सेम चीज़ कर रहे हैं, a equals to 1, b equals to 2, c equals to a plus b and then we are printing c। जब आप एक जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करते हैं, उसे रन करने के लिए आपको बस लिखना है node index.js। आपके सिस्टम में node इंस्टॉल होना चाहिए इसके लिए। आई एम जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस थिंग, यू डोंट नीड node फॉर दिस कोर्स। अगर आप करेंगे node index.js तो आप देखेंगे कि आपको आउटपुट मिल गया है 3 विच इज़ 1 + 2। बट हमको पता है क्योंकि एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर ने इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड किया है, हर एक लाइन को मशीन कोड में कन्वर्ट किया है एंड देन एग्जीक्यूट किया है। हमें कोई भी बाइनरी आउटपुट नहीं मिला है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बाइनरी फॉर्म में हो और जिसे हम रन कर सकें। लेकिन यहाँ पे जब आप गो फाइल को देखते हैं तो एक कमांड है go build main.go। जब मैं इसे रन करूँगा तो हमें यहाँ पे एक बाइनरी फाइल मिली है जिसका नाम है सिर्फ मेन। इसका कोई एक्सटेंशन नहीं है क्योंकि मैं macOS पे रन कर रहा हूँ। अगर आप विंडोज़ पे ये कमांड रन करेंगे तो आपको main.exe नाम की एक फ़ाइल मिलेगी जो कि एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। एक एग्जीक्यूटेबल फाइल एक बाइनरी प्रोग्राम होता है, एक मशीन कोड प्रोग्राम होता है जिसे प्रोसेसर पे डायरेक्टली रन किया जा सकता है। अगर मैं इसे ओपन करने की कोशिश करूँगा तो यू कैन रीड द वार्निंग हेयर, बिकॉज इट इज़ ईदर बाइनरी और यूजेज एन अनसपोर्टेड टेक्स्ट एनकोडिंग, यू कैन नॉट ओपन इट। इफ आई क्लिक ओपन एनीवे हेयर then you can see it's some gibberish। I mean, हम ये प्रोग्राम पढ़ सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हम ये पढ़ सकते हैं एंड देन वी कैन फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग हियर। सो अगर मैं ये पढ़ूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि हम 1 को A में असाइन कर रहे हैं, 2 को B में असाइन कर रहे हैं। बट प्रोसेसर कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग बिकॉज it's a pseudo human language। It's not actually human language because humans like don't go out and speak like war a equals to 1, but it's a human readable language that we have created, but processor cannot understand it। That's why it needs an interpreter or compiler। but आप जब यहाँ जाओगे तो यहाँ पे this is something, I mean not actually this, under the hood this is just a binary file, binary instruction, but this is something that processor can understand or we humans cannot understand it and then we can run it on the processor। so इसे रन करने के लिए आप बस फाइल का पाथ दीजिए ./main and then you got the output 3। कल हमने एक और कमांड देखी थी which was go run main.go। अगर मैं ये रन करता हूँ, let's say I delete this file, I will delete this binary executable file and I run go run main.go। यहाँ पर भी हमको आउटपुट सही मिला 3, बट हमें कोई बाइनरी फाइल नहीं मिली। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसको एज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज लाइन बाय लाइन रीड करके एग्जीक्यूट कर रहा है।
ये वही काम कर रहा है जो कि गो बिल्ड मेन डॉट गो कर रहा है, बट हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलता। ये डायरेक्टली कंपाइल्ड आउटपुट को रन करता है। अगर आपको किसी भी गो कमांड के बारे में पढ़ना है कि वो एक्चुअली में क्या करती है, तो आप बस टर्मिनल में सीधा लिख सकते हैं गो हेल्प। अब हमें रन के बारे में जानना है तो हम लिखेंगे गो हेल्प रन। यू सी वी गॉट सम डॉक्यूमेंटेशन हेयर एंड या बाय डिफॉल्ट गो रन रन्स द कंपाइल्ड बाइनरी डायरेक्टली। मतलब एक बाइनरी फाइल में इसने कन्वर्ट ज़रूर किया, लेकिन उसे हमारे फाइल सिस्टम पे राइट नहीं किया। मतलब हमें वो फाइल नहीं मिली, उसने अंडर द हुड वो फाइल रन कर ली। सो ये डिफरेंस था कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में। आगे हम देखेंगे कि गोलैंग में कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है। आप कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, बट हम और डिटेल में जाएंगे कि उन वेरिएबल्स को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं और अलग अलग टाइप्स के वेरिएबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, अब हम बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। इस वीडियो में हम सारे डेटा टाइप्स कवर नहीं करेंगे, हम बस कुछ बेसिक डेटा टाइप्स की बात करेंगे। वो बेसिक डेटा टाइप्स हैं नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बुलियन। नंबर हम यूज़ करते हैं नंबर्स को होल्ड करने के लिए, पॉजिटिव नंबर, इंटीजर्स, डेसिमल पॉइंट नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एनीथिंग। स्ट्रिंग्स को हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को होल्ड करने के लिए, भले वो एक सिंगल कैरेक्टर टेक्स्ट हो या फिर एक मल्टीपल कैरेक्टर टेक्स्ट हो, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एनीथिंग। बुलियन को हम होल्ड यूज़ करते हैं ट्रू और फॉल्स, ये बस दो वैल्यूज़ होल्ड करने के लिए। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में काम आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो किसी स्टूडेंट के ड्यूज क्लियर है कि नहीं, उसे हम होल्ड करेंगे ट्रू और फॉल्स में, कि ड्यूज क्लियर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो उसके लिए हम बुलियन यूज़ करते हैं। अब नंबर्स भी कई कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट इज़ इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको पता है कोई डेसिमल इसमें नहीं होता है, ये नंबर्स होते हैं माइनस में और प्लस में। अब इंटीजर्स में भी कई कैटेगरीज हैं, विच इज़ int 8, int 16, int 32, int 64 एंड जस्ट int। ये जो प्रीफिक्स आप देख रहे हैं int के आगे, ये है इन नंबर्स का साइज़, कि किस साइज़ का नंबर ये होल्ड करते हैं, और ये साइज़ है बिट्स में। तो int 8 का मतलब है कि हम सिर्फ 8 बिट का नंबर होल्ड कर सकते हैं। int 16 का मतलब है हम सिर्फ 16 बिट का नंबर होल्ड कर सकते हैं। अब बिट का यहाँ पे क्या मतलब है? बिट कंप्यूटर की मेमोरी की एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। हर एक बिट 0 या 1 में से कोई एक वैल्यू होल्ड कर सकता है। ये दोनों बाइनरी वैल्यूज़ हैं, इसमें से कोई एक वैल्यू होल्ड कर सकता है, और इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके हम नंबर्स बनाते हैं। तो जब हम कहते हैं 8 बिट, तो 8 बिट में हमारे पास 0 और 1 के 8 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, यस। तो दिस इज 8 बिट्स एंड 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। अब जब आप एक int 8 का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो आप उसमें कितने नंबर्स होल्ड कर सकते हैं? That value will always be equal to the total number of permutations, combinations of these 8 bits with 0, 1 and 1 values. तो इसमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगर आप 0, 1 और इनके लिखोगे, तो उसे कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला है, विच इज़ 2 to the power of 8. And we can search what 2 to the power 8 is here. And that is equal to 256. But remember, इंटीजर में एक और चीज़ होती है वैल्यू के अलावा, दैट इज़ द साइन ऑफ द इंटीजर, दैट इज़ माइनस और प्लस। तो आपको एक बिट इस माइनस और प्लस को होल्ड करने के लिए भी चाहिए। इसका मतलब वैल्यू के लिए आपके पास सिर्फ 7 बिट्स बचते हैं। तो इन 7 बिट्स को रिप्रेजेंट करके हम कितनी वैल्यूज़ बना सकते हैं? दैट इज़ 128। इसका मतलब है int 8 का अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो उसमें हम -127 से लेके पॉजिटिव 128 सिर्फ ये नंबर होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे -127 इसलिए है क्योंकि बीच में यहाँ कहीं पे वी ऑल्सो हैव 0, राइट।
तो ये पहला बिट जो है ये साइन के लिए रिजर्व्ड है। अब कंपाइलर इसे किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता है, 0 को नेगेटिव यूज़ कर सकता है और 1 को पॉजिटिव, या फिर वाइस वर्सा। बट ये जो 7 बिट्स है सिर्फ यही नंबर के लिए यूज़ हो सकते हैं। इसकी वजह से 8 के अंदर हम सिर्फ इस रेंज के अंदर जो नंबर्स हैं उन्हीं को स्टोर कर सकते हैं। अब आप एक एग्जांपल देख लीजिए। सिंटेक्स पे भी मत जाइएगा, सिंटेक्स के बारे में हम बाद में देखेंगे। बट मैंने यहाँ पे एक int 8 का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसके अंदर मैंने 3000 वैल्यू असाइन की है, राइट। एंड लेट्स ट्राई टू simply run this. If I run main.go cannot use 3000 untyped int count as int 8 value in variable declaration overflows। इसका मतलब ये जो नंबर है वो इस वेरिएबल की एक्सपेक्टेड रेंज से ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 128, actually I think it's -128 to 127, it's opposite। If I write 127 here, then we don't get any complaint, it works। and if I do -128 here, we also don't get any complaints, we run it। but if I try -129, it overflows। so इसी तरह से int 16 में हम 15 बिट की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं विद वन साइन। 15 बिट मतलब 2 to the power of 15, which is this is a very big number। so -32768 से लेकर +32767 तक हम वैल्यूज इसमें होल्ड कर सकते हैं। अब ये सब तो हम समझ गए, दिस इज 32 बिट, दिस इज 64 बिट। दिस इज द जनरल इंटीजर डिक्लेरेशन। ये 32 बिट हो सकता है अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट आर्किटेक्चर पे, विच इज़ लाइक नॉट पॉसिबल नाउअडेज। आजकल सभी कंप्यूटर 64 बिट आर्किटेक्चर पे चलते हैं। अगर आपका कंप्यूटर 64 बिट आर्किटेक्चर पे है तो दिस विल बी अ 64 बिट नंबर। तो जब आप कोई भी साइज यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करते हैं तो आप सिर्फ इंट से डिक्लेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे आप एक 64 बिट का कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। 64 bit is a like very huge range. If I calculate here, so this will be 2 to the power of 63 because 1 bit is reserved for the sign. You can see actually this number is like very huge. तो आप सेफली इसे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी बड़ा नंबर लिखने की कोशिश करता हूँ and I will not get any error, right? अब यहाँ पे सेकेंड चीज़ आ जाती है अनसाइंड इंटीजर्स। अनसाइंड इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जो दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं होता। इसका मतलब ऑल 8 बिट्स कैन बी यूज्ड टू स्टोर वैल्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम अनसाइंड इंटीजर्स 8 बिट का डिक्लेयर करते हैं तो we can use, now remember we can use all the 8 bits because there is no sign, so this is 256। तो इसका मतलब हम 256 वैल्यूज होल्ड कर सकते हैं, दैट इज 0 to 255। तो यहाँ पे अगर मैं इस वेरिएबल को अनसाइंड इंटीजर ऑफ 8 बिट्स बनाता हूँ और मैं यहाँ पे 255 लिखता हूँ, देन इट विल नॉट कंप्लेन, बट इफ आई डू दिस इट विल कंप्लेन, राइट। एंड अनसाइंड इंटीजर विदाउट एनी दिस साइज इज सेम थिंग, इट्स अ 64 बिट अनसाइंड इंटीजर फॉर 64 बिट आर्किटेक्चर। नाउ फ्लोट्स आर डिफरेंट, फ्लोट आर यूज्ड टू स्टोर डेसिमल पॉइंट्स like this। so if I, let's say if I change this to integer again and if I try to store this value, now this has a decimal point, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक पॉइंट है उसके आगे कोई नंबर है, so this is invalid because these numbers, these decimal point value numbers are called floats। मैं यहाँ पे रन करूँगा तो कैन नॉट यूज 256 क्योंकि यहाँ पे हमको फ्लोटिंग नंबर चाहिए। so if I do this float 32 then it does not
complain at all. अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी ऐसे ही होते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर आप जनरली प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं जनरल पर्पस के लिए, बट ये नंबर्स आई मीन मैथमेटिकल या साइंटिफिक प्रोग्राम्स में यूज़ हो सकते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, अगर आपने हाई स्कूल मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो. हमने इंटीजर्स देख लिया, हमने अनसाइंड इंटीजर्स देख लिया, हमने फ्लोट्स देख लिया. नेक्स्ट इज स्ट्रिंग. अ स्ट्रिंग इज अ वेरिएबल which can be used to store some text. So if I store a text here, hello world, and if I run the program, I get hello world back, right? Now what is boolean? तो boolean को हम डिक्लेयर करते हैं bool लिखकर. अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ true, तो this will print true here, right? अब हम बात कर लेते हैं सिंटैक्स के बारे में. हमने यहाँ पे एक सिंटैक्स देखा, where a then type and then the value. Remember type is very important in Go. Go is a strictly type language. तो आप बिना टाइप के यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते. अगर आप टाइप मेंशन नहीं भी करोगे यहाँ पे, तो जो कंपाइलर है वो ऑलरेडी पता लगा लेगा इस वैल्यू को देख के कि इसकी टाइप क्या हो सकती है. अगर मैं इस पर हावर करूँगा यहाँ पे, तो आप देखिए इसको पता है कि एक इंटीजर है. अगर मैं इसको चेंज करूँगा स्ट्रिंग में, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि एक स्ट्रिंग है. अगर ज़रूरत नहीं है टाइप डिक्लेयर करने की, तो फिर इतनी टाइप्स हमें क्यों चाहिए? ये हम इसलिए चाहिए क्योंकि दिस इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ रनिंग इन अ कंप्यूटर विद अ वेरी पावरफुल रैम. बट जब हम माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ही कंस्ट्रेंड होते हैं, जहाँ पे मेमोरी बहुत ही कम होती है, वहाँ पे हम चाहते हैं कि जितनी हो सके उतनी मेमोरी बचाई जाए. फॉर एग्जांपल वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर में हमें एक नंबर डिक्लेयर करना है दैट इज़ 230. इट कैन बी लाइक एनी नंबर. लेट्स से एक स्मार्ट फ्रिज है, उसके अंदर हमें टेम्परेचर स्टोर करने के लिए एक नंबर चाहिए. टेम्परेचर हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे 2 डिग्री हमें स्टोर करना है. तो उसके लिए, क्योंकि एक स्मार्ट फ्रिज का जो प्रोसेसर होता है वो बहुत ही मेमोरी कंस्ट्रेंड होता है, इतनी ज़्यादा मेमोरी उसमें नहीं होती है, तो हम ऐसे डिक्लेयर क्यों करें? बिकॉज दिस विल बी अ इंट 64 बिट. दिस विल यूज 64 बिट्स ऑफ मेमोरी, बट दिस नंबर कैन बी डिक्लेयर्ड विद जस्ट दिस ओनली, राइट? सो दैट्स वाई वी हैव दीज टाइप्स. नाउ अ जनरल रूल ऑफ थंब इज, जब आपको कोई भी टाइप नहीं दी हो, देन जस्ट यूज दिस थिंग इंट. जब आपके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है या आपको ज़रूरत नहीं है, आपको मेमोरी के बारे में इतना नहीं सोचना है, देन जस्ट यूज इंट. अनसाइंड इंटीजर के केस में यू इंट, एंड फ्लोट्स के नंबर में फ्लोट्स के केसेस में फ्लोट 64. सो इफ आई डिक्लेयर हियर 2.3 एंड रिमूव दिस इज फ्लोट 64, राइट? अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के हमने दो तरीके देख लिए, where a then type then value. We can also declare without this and this still works. चेक करने के लिए कि ये काम करता है कि नहीं, हम लिखेंगे fmt.println and a and it still works. अगर आपको किसी भी वेरिएबल टाइप देखनी है तो आप ये फंक्शन रन कर सकते हैं, fmt.printf. f इज फॉर फॉर्मेटिंग. ये इस फंक्शन में हम दो चीज़ें पास करेंगे. पहला है %t. द सेकेंड थिंग इज द वैल्यू इटसेल्फ. अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देन यू कैन सी वी गॉट द टाइप विच इज इंट. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 78.7, देन मुझे मिलता है फ्लोट 64. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई भी स्ट्रिंग विच दिस शुड गिव मी स्ट्रिंग. सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द आउटपुट. हम प्रिंट एफ और प्रिंट एल के बारे में आगे के लेसन्स में बात करेंगे, बट या दिस इज आई एम गिविंग यू अ जनरल आइडिया हाउ टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ अ वेरिएबल. नाउ हमने दो चीज़ें देख ली, एक है where variable name then type then value. दूसरा है, तो first was this, second was this without value.
Now third thing which is a shorthand is this. यहाँ पे हमने var नहीं लिखा है, बट इसका मतलब भी वही है कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और कंपाइलर अपने आप ही इसका टाइप पता लगा लेगा. तो जैसे हम C पे होवर करेंगे तो हमें दिखेगा int. ठीक है. फोर्थ इज कांस्टेंट. नाउ कांस्टेंट्स में खास बात यह है कि आप कांस्टेंट्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते. कांस्टेंट्स एक बार डिक्लेयर हो गए तो आप यू कैन नॉट डू दिस d इक्वल्स टू 9. With all these three things you can redeclare the value. For example, अगर आपको var a is string, अगर मैं ये सब डिलीट करूँ और आप a को चेंज करते हैं to new string and then let's print a. wait, यहाँ पे हमको टाइप चेंज करना होगा string. And then I try to run this program first. Then I get new string because this value is changed. But if I try to do same with this d, you see we are already getting an error, cannot assign to d because this is a constant. तो constant डिक्लेरेशन आप वेरिएबल डिक्लेरेशन आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास कोई वैल्यू है जो कि कभी चेंज नहीं हो सकती. रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में कोई URL है जिसे आपके प्रोग्राम को कॉल करना है, समथिंग लाइक दिस, तो दिस विल नेवर चेंज. google.com विल स्टे google.com थ्रू आउट द प्रोग्राम. तो आप इसे एज अ कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं. तो इस लेसन में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखे. हमने जाना कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और कंपाइल्ड लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है. हमने देखा कि एक गो प्रोग्राम अंडर द हुड कैसे कंपाइल होता है और कैसे रन होता है. हमने देखा कि बेसिक डेटा टाइप्स गोलैंग में कौन कौन से होते हैं और उन्हें वेरिएबल्स के साथ वैल्यू स्टोर करने के लिए हम कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं. हमने ये भी जाना कि अंडर द हुड कंप्यूटर की मेमोरी में ये वेरिएबल स्टोर कैसे हो सकते हैं. आगे के लेसन्स में हम और भी कॉम्प्लेक्स डिटेल्स में जाएंगे इस लैंग्वेज के. हम जानेंगे कि फंक्शंस कैसे डिक्लेयर होते हैं. हम ये भी जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दीज बेसिक डेटा टाइप्स लाइक स्ट्रक्ट्स एंड एरेज. हम जानेंगे कि आप HTTP सर्वर्स कैसे बना सकते हैं. तो अगर आप एक्साइटेड हैं ये सब सीखने के लिए तो प्लीज़ स्टिक अराउंड, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि और टॉपिक्स पे जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.